हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश्री सेनापति। जब भी मेंसेस या मासिक में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तब पेशेंट शर्म से या डर के फौरन डॉक्टर के पास नहीं जाते। उन्हें लगता है ठीक है, देखते हैं, 1-2 महीने के बाद ठीक नहीं हुआ तब डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक पेशेंट को खून ज़्यादा जाता है, पेशेंट को एनीमिया होता है और पेशेंट का जो बीमारी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, वो बीमारी बढ़ती जाती है। चलो आज देखते हैं कि पेशेंट को मेंसेस में ब्लीडिंग ज़्यादा क्यों होते हैं। अलग अलग उम्र में ब्लीडिंग ज़्यादा होने के अलग अलग कारण होते हैं। जब यंग लड़कियां होती है, प्यूबर्टी में होती है, और आजकल तो प्यूबर्टी बहुत जल्दी आती है, 9-10 साल में ही लड़कियों को एमसी आना चालू हो जाता है, तब भी ये बच्चों को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा जा सकती है। ये प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि इस उम्र में एचपीओ एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस मैच्योर नहीं होता। ये लड़कियां बहुत डर जाती है। उन्हें हमें समझाना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, अश्योर करना चाहिए कि ये नॉर्मल है, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। ये जैसे मैच्योरिटी आएगी वैसे एमसी बराबर होगा और तकलीफ़ की कोई बात नहीं। मेंसेस ज़्यादा कभी-कभी मिडिल एज में भी होते हैं, जैसे 20s में, डिलीवरी के बाद भी, यूट्रस में कभी स्वेलिंग होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई-कोई बीमारी है जैसे फाइब्रॉइड है, एडेनोमायोसिस है, पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, डीयूबी मतलब डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। आईयूसीडी जब पेशेंट लगाती है तब भी पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। कभी-कभी यूट्रस के अंदर या सर्विक्स में पॉलिप हो सकता है, उसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओबेसिटी होती है, पीसीओडी होती है, या कभी-कभी बच्चेदानी का टीबी होता है। कभी पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती है, थायराइड डिसऑर्डर होती है। इस टाइम भी पेशेंट को मेंसेस में खून ज़्यादा जा सकता है। ये ज़्यादा दिन जा सकता है या ज़्यादा क्वांटिटी भी जा सकती है। इसे हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो ये बीमारी बढ़ सकती है। सबसे फ़िक्र की बात है जब 40 उम्र के बाद मेंसेस ज़्यादा जाते हैं तो, क्योंकि उस टाइम कैंसर का खतरा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत सँभालना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाज़िया हो सकता है, फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, सर्वाइकल कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सभी चीज़ हो सकती है। लेकिन हमें सबसे ध्यान देना है कि ये पेशेंट को कैंसर ना हो, और अर्ली डायग्नोसिस होके हम उसका इलाज जल्दी कर सकते हैं। मेंसेस में सिर्फ ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन और भी कुछ होता है क्या? हाँ, खून ज़्यादा दिन तक चलता है, खून बार-बार आता है, मेंसेस में दर्द होता है, कभी कमर दर्द हो सकता है, कभी व्हाइट डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को चक्कर आती है, एनीमिया होता है, पेशेंट पतला होते जाता है, वेट लॉस होता है, पेशेंट को हाथ पैर में सूजन आती है क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया होता है। कभी-कभी पेशेंट को ब्लीडिंग के बदले क्लॉट्स मतलब जो ब्लीड होती है वो इतनी ज़्यादा जाती है कि क्लॉट्स के जैसे ब्लीडिंग जाती है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा खून जाता है। तो हमें इस टाइम क्या करना चाहिए? हमें उसका अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। हमें चेक करना चाहिए कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है, सीबीसी करके मालूम पड़ेगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना, ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा कि डायबिटीज़ तो नहीं है ना, बीटी-सीटी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है ना, ये समझ में आएगा। T3, T4, TSH ये थायरॉइड की टेस्ट है, इसे हाइपोथायरॉइड या हाइपोथायरॉइड ये दोनों चीज़ हमें समझती है, क्योंकि इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अल्टीमेटली वी शुड डू सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाज़िया, एनी पॉलिप ये भी दिखता है। कभी डाउट हो कि ओवेरियन सिस्ट या सर्वाइकल कैंसर या एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का डर हो, तो सीटी या एमआरआई भी करना चाहिए। कभी-कभी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाज़िया है या कार्सिनोमा का डर है, तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज दैट इज़ डीएनसी और सर्वाइकल से बायोप्सी लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कैंसर का खतरा थोड़ा भी उठाना नहीं चाहिए। कभी-कभी डायग्नोसिस हो ही नहीं पाता, तो कभी-कभी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। ये मेंसेस में हम ब्लीडिंग कैसे कम कर सकते हैं?
ब्लीडिंग कम करने के लिए हमें मेफेनामिक एसिड, ट्रांexamic एसिड ये देने चाहिए। हमें पैप स्मीयर भी करना चाहिए क्योंकि हमें कार्सिनोमा रूल आउट करना है। यदि ज़्यादा ब्लीडिंग है तो डाइट अच्छा देना चाहिए। डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करना चाहिए, वो भी ब्लीडिंग को रोक देता है। यदि पॉलिप हो या ओवरिन सिस्ट है तो वो निकालनी चाहिए। हमें आयरन सप्लीमेंट देने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट देने चाहिए, मेफेनामिक और ट्रांexamic एसिड कॉम्बिनेशन में देने चाहिए। यदि फाइब्रॉइड है तो मायोमेक्टोमी करनी चाहिए। सबसे लास्ट उपाय है कि हिस्टेक्टोमी। यदि कोई भी मोड पॉसिबल नहीं है तो हिस्टेक्टोमी करनी चाहिए। हमें न्यूट्रिशन अच्छी देनी चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, प्रोटीन ये सब हम देने चाहिए। कभी कभी फाइब्रॉइड है तो मायोमेक्टोमी भी कर सकते हैं। ये मायोमेक्टोमी लैप्रोस्कोपी के लिए कर सकते हैं या ओपन मेथड में कर सकते हैं। हमें कभी कभी आयरन सप्लीमेंट देने पड़ते हैं या आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी देना पड़ता है। यदि थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड के सप्लीमेंट देने हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। कभी कभी यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी करते हैं जिससे ब्लीडिंग कम हो जाती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंबाइंड पिल्स भी देते हैं। इससे अराउंड 3 महीने का साइक्लिकल कोर्स दिया जाता है। इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल होती है और रेगुलर भी हो जाती है। कभी कभी पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन भी ब्लीडिंग रोकने के लिए दे सकते हैं। इसका भी साइक्लिकल 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। यदि फाइब्रॉइड छोटा है तो मेडिसिन या इंजेक्शन से भी कोशिश कर सकते हैं। और इससे किसी किसी फ़ायदा नहीं हुआ तो मायोमेक्टोमी या हिस्टेक्टोमी हम कर सकते हैं। I hope you like the video. Thank you so much. If you like, please share it, subscribe it, and please don't forget to press the bell icon. Thank you so much.